हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो आज हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी शुरू करने चल रहे हैं। सबसे पहले जानते हैं करंट क्या होता है। ठीक है, तो मान लो वाटर फ्लो करता है कहीं भी, तो वाटर के फ्लो करने से जो करंट होता है उसको वाटर करंट भी बोलते हैं। एयर के फ्लो करने से जो करंट फ्लो करेगा उसको एयर करंट बोलते हैं। तो करंट मींस क्या होता है? करंट मींस फ्लो करना, करंट मींस फ्लो। ठीक है, तो यहाँ पे करंट इलेक्ट्रिसिटी में बात करेंगे, इसमें किसका फ्लो होगा? तो चार्ज का फ्लो होगा। ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी मतलब चार्ज का फ्लो, उससे जो करंट प्रोड्यूस होगा उसको करंट बोलेंगे, है ना। वाटर के फ्लो का कारण हुआ वाटर करंट हुआ, एयर के करंट से फ्लो करने से एयर करंट हुआ, तो चार्ज के फ्लो करने से जो करंट इलेक्ट्रिसिटी हो जाएगा, करंट पैदा होगा। ठीक है, सबसे पहले इससे पहले हम लोग पढ़े थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग चार्ज को रेस्ट में मानकर उसके इफेक्ट्स को और उसके प्रॉपर्टीज को पढ़े थे। क्या कंडक्टर के अंदर चार्जेस रेस्ट में रहता है? हम लोग पढ़े थे एक कंडक्टर है, अगर उस कंडक्टर की बात करें, उस कंडक्टर में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो तो मूव करता रहता है। तो यहाँ पे हम रेस्ट इसलिए मानते थे क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स होता था ना वो रैंडम मोशन में मूव करता था, तो उसका जो नेट इफेक्ट होता था वो जीरो हो जाता था। ठीक है, तो रैंडम मोशन में होने के कारण उसका नेट इफेक्ट जीरो हो जाता था, जिस कारण कोई करंट की बातें हम लोग नहीं की, चार्जेस को रेस्ट में मान के। ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या होगा कि हमारा जो चार्ज है वो मूव करेगा। ठीक है, तो चार्ज के मूव करने से क्या होगा? करंट। तो इसमें इसको पहले डिफाइन करते हैं, करंट क्या होता है? इट इज द रेट ऑफ डायरेक्शनल फ्लो ऑफ चार्ज। रेट ऑफ डायरेक्शनल फ्लो ऑफ चार्ज मतलब चार्ज जो है यानी इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक डायरेक्शन में, प्रॉपर डायरेक्शन में फ्लो करेगा, उसके कारण क्या प्रोड्यूस होगा? करंट प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो रेट ऑफ डायरेक्शनल फ्लो ऑफ चार्ज क्या कहलाता है? रेट ऑफ डायरेक्शनल फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। ठीक है, चार्ज के फ्लो के कारण क्या आया? करंट। अब यहाँ पे हम लोग ये देखें कि ये रेट की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो रेट का मतलब क्या होता है कि टाइम के साथ डिपेंडेंसी बता रहा है, मतलब ये चार्ज जो फ्लो करेगा वो टाइम पे कैसे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो टाइम पे डिपेंडेंसी है, मतलब अगर किसी क्रॉस सेक्शनल से ऐसे बात कर ले, अगर ये कंडक्टर है, इसके क्रॉस सेक्शन से जो चार्ज फ्लो कर रहा है, ये क्यू चार्ज फ्लो किया और ये क्यू चार्ज फ्लो करने में कितना टाइम लगाया है। ठीक है, ये क्यू फ्लो कर रहा है इस कंडक्टर से होकर और इसमें कितना टाइम लगा, ये इसके टाइम पे भी डिपेंड करेगा कितना ज्यादा चार्ज फ्लो किया। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग करंट को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। दो टाइप का करंट हम लोग अभी पढ़ेंगे। एक को बोलेंगे एवरेज करंट, एवरेज करंट, और दूसरा बात करेंगे इंस्टेंटेनियस करंट। आप लोग मैकेनिक्स में पढ़े होइएगा, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, है ना। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे एवरेज करंट और इंस्टेंटेनियस करंट। एवरेज जो टाइम है, एवरेज जो करंट है, तब ये बात करेंगे तो देखो ये बात करेंगे इन टाइम टी, यहाँ पे लिखते हैं इन टाइम टी, है ना। यहाँ पे एक टाइम का इंटरवल इन टाइम टी यानी डेल्टा टी की बात करो। यहाँ पे डेल्टा टी मतलब टाइम का इंटरवल होगा कि 2 सेकंड से 4 सेकंड की बात करेंगे, 4 से 6, है। और इंस्टेंटेनियस जो बात करेंगे एट टाइम, तो यहाँ पे हम लोग dt की बात करते हैं, एक पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे कितना चार्ज का फ्लो हो रहा है। ठीक है, और उस चार्ज के फ्लो करने से कितना करंट प्रोड्यूस हो रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग जो फॉर्मूला बनेगा आई एवरेज, कितना चार्ज का फ्लो हुआ और उसमें कितना चार्ज के फ्लो में टाइम, ये क्या कहलाएगा? हमारा एवरेज करंट कहलाएगा। ठीक है, आई एवरेज क्या कहलाएगा? डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी। जैसे हम गाड़ी के स्पीड की बात करते हैं तो गाड़ी का स्पीड होता है 40 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब होता है कि गाड़ी जो डिस्टेंस कवर किया
और उस डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगा, वो हम एवरेज की बात कर लेते हैं, क्योंकि सारा मतलब हर एक इंस्टेंट ऑफ टाइम पे गाड़ी का स्पीड जो है वो अलग अलग होगा, चेंज होते रहेगा, तो वहां पे हम लोग एवरेज की बात करते हैं। ठीक है, अब इंस्टेंटेनियस क्या है, एट टाइम टी, मतलब बहुत ही पार्टिकुलर टाइम पे हम लोग इसको आई इंस्टेंटेनियस को ऐसे भी लिख सकते हैं, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, है ना, और इसी चीज को हम लोग बोलते हैं dq बाई dt। आप लोग वेलोसिटी जब एवरेज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पढ़े होइएगा तो वहां देखे होइएगा डेल्टा टी टेंड्स टू 0, मतलब जो टाइम इंटरवल है वो बहुत ही छोटा है। तो इस समय जो बात करेंगे वो कैसे करंट की बात करेंगे, इंस्टेंटेनियस करंट की बात। आई इंस्टेंटेनियस क्या है, dq बाई dt। अच्छा एक चीज और, dq बाई dt, q और t का ये तो स्लोप है, dq बाई dt क्या होता है, स्लोप है ना, dx बाई dt क्या होता है, स्लोप बात करते थे, dx बाई dt वेलोसिटी देता था, है ना, वेलोसिटी का स्लोप बात करते तो एक्सेलरेशन देता था। तो ये भी बोल सकते हैं स्लोप ऑफ चार्ज टाइम ग्राफ, चार्ज टाइम ग्राफ क्या देगा, ये करंट, और कैसा करंट, इंस्टेंटेनियस करंट। स्लोप ऑफ चार्ज टाइम ग्राफ से क्या मिलेगा आपको, इंस्टेंटेनियस करंट मिलेगा। ठीक है, अच्छा एक बात और चीजें समझते हैं थोड़ा सा, मान लो किसी क्वेश्चन में अपने पास करंट दिया हो, इंस्टेंटेनियस करंट दिया हो, और आपसे पूछ रहा है एवरेज करंट निकालो, मतलब करंट एक फंक्शन में दे दिया और आपसे पूछ रहा है कि एवरेज करंट बताओ। अब करंट दिया हुआ है और करंट से हम लोग चाह रहे हैं एवरेज करंट का निकालना। अब ध्यान से सुनना एक बात, अगर हम यहाँ से dq लिखना चाहे, हम dq लिखना चाहे तो dq क्या होगा, I इंस्टेंट इनटू dt, dq क्या होगा, I इंस्टेंटेनियस इनटू dt, लेकिन यहाँ तो डेल्टा क्यू चेंज है, तो हम क्या करते हैं, I एवरेज में एक बात और समझिए कि अगर dq को इंटीग्रेट कर दे, मतलब I इंस्टेंटेनियस इनटू dt, इसका अगर इंटीग्रेशन कर दे, यहाँ से देखो एक चीज, dq क्या मिला, I इंस्टेंटेनियस इनटू dt, और dq का इंटीग्रेशन अपने को डेल्टा क्यू देता है, dq का इंटीग्रेशन क्या देता है, डेल्टा क्यू, उसका चिन्ह देगा। ठीक है, तो हम इसको इंटीग्रेट कर देते हैं और dq को क्या लिख सकते हैं, I इंस्टेंटेनियस इनटू dt, I इंस्टेंटेनियस इनटू dt, और डेल्टा t क्या है, डेल्टा t क्या है, ये dt, तो इस dt का भी इंटीग्रेशन, मतलब टाइम के साथ इसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो यहां से हमारे पास एवरेज करंट का भी दो फार्मूला मिला और इंस्टेंटेनियस करंट का भी दो फार्मूला मिला। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं। लोग रेट ऑफ फ्लो, रेट ऑफ डायरेक्शनल फ्लो ऑफ चार्ज क्या कहलाता है, करंट कहलाता है। ठीक है, अब चार्ज का फ्लो हो रहा है, चार्ज का फ्लो हो रहा है जिसके कारण करंट प्रोड्यूस हो रहा है। तो दो तरह की हम लोग करंट की बात करें, एक में बात की एवरेज करंट, दूसरे में बात किया इंस्टेंटेनियस करंट। एवरेज करंट क्या होता है कि हम लोग इन टाइम टी में बात करेंगे, मतलब एक टाइम का ड्यूरेशन होगा, इंटरवल होगा। और इंस्टेंटेनियस करंट क्या होगा, इंस्टेंटेनियस करंट क्या होगा, एट टाइम dt, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पे एक छोटे से इंटरवल पर, है ना। चलिए, तो एवरेज करंट के लिए चेंजिंग जो चार्ज का फ्लो हुआ, कितना चार्ज गया वो पता कर लेंगे, और उस चार्ज फ्लो करने में कितना टाइम लगा, यहां से हमको एवरेज करंट मिल जाएगा। अब इंस्टेंटेनियस में क्या होगा, जो टाइम इंटरवल है बहुत छोटा है, और हम लोग इस चीज को dq dt लिख सकते हैं। आपको इतना दिमाग रखना है, इसमें दिमाग नहीं लगाना है, तो बस I इंस्टेंटेनियस ये याद रखिएगा कि dq dt होता है। ठीक है, स्लोप ऑफ चार्ज टाइम ग्राफ गिव्स करंट, स्लोप ऑफ चार्ज टाइम ग्राफ क्या देता है, करंट। लेकिन ये कैसा करंट होगा, इंस्टेंटेनियस करंट, या लिख सकते हैं आई इंस्टेंटेनियस। ठीक है, और आई एवरेज क्या होता है, आई इंस्टेंटेनियस इनटू dt, ये तब निकालेंगे जब आपके क्वेश्चन में करंट गिवन हो फंक्शन के फॉर्म में, इंस्टेंटेनियस करंट का फंक्शन टाइम दिया होगा कि टाइम के साथ ऐसे चेंज हो रहा है, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे दे दिया और उससे पूछ लेगा कि एवरेज करंट निकाल, तब हम लोग ये। तो हमारे पास एवरेज करंट का भी दो फार्मूला बना और इंस्टेंटेनियस करंट का भी दो फार्मूला। नॉर्मल अगर किसी क्वेश्चन में अगर आपके पास चार्ज और टाइम दिया हुआ है तो पूछ, तो I q /t आराम से लगा सकते हो। और एक चीज और पढ़े हो, q क्या होता है, यानी अगर हम by t कितना नंबर ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज कितना होगा,
एनी क्यू बराबर एनी, अभी हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, क्यू इक्वल टू एनी निकाल देंगे और यहाँ से भी निकाल सकते हैं अगर क्वेश्चन में ऐसा आता है तो। कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिए हुए हैं तो उसे टोटल चार्ज कितना होगा और वो निकाल सकते हैं। चलिए तो इसका अच्छा इसके यूनिट की बात करते हैं। इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, करंट का ऐसा यूनिट, करंट चार्ज का यूनिट क्या होता है कूलम, और टाइम का यूनिट क्या होता है सेकंड। तो आई जो है इसका यूनिट बन जाएगा ऐसा यूनिट ऑफ करंट, ऐसा यूनिट ऑफ करंट ये बन जाएगा एम्पियर। और एम्पियर क्या होता है 1 कूलम पर सेकंड, 1 कूलम पर सेकंड ही एम्पियर कहलाता है। अगर 1 कूलम का चार्ज किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया से 1 सेकंड में फ्लो जितना करेगा वो क्या देगा, 1 एम्पियर का करंट प्रोड्यूस करेगा। अगर 1 कूलम का चार्ज 1 कूलम का चार्ज अगर किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया से 1 सेकंड में फ्लो कर रहा है तो वो जो करंट प्रोड्यूस करेगा वो 1 एम्पियर का करंट प्रोड्यूस करेगा। अच्छा इसके ऐसे यूनिट की बात कर ले हो गया। अब हम लोग चार्ज यहां से करंट जो है स्केलर क्वांटिटी, करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी क्यों होता है क्योंकि करंट में डायरेक्शन भी है, क्योंकि अपने को पता है किधर से किधर की, हाई से लो की तरफ है ना, प्लस से माइनस की तरफ हम लोग मानेंगे तो करंट। लेकिन इसमें क्या होता है स्केलर इसलिए मानते हैं क्योंकि ये जो वेक्टर एडिशन का लॉ है ना उसको फॉलो नहीं करता है, इसलिए करंट क्या है डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है ना, तब भी ये कैसा है स्केलर क्वांटिटी। ठीक है करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी और इसकी यूनिट को जानिए। अब आगे अच्छा अब इसका एक सीजीएस यूनिट में जो बात करें, अगर करंट का सीजीएस यूनिट बात करें तो सीजीएस यूनिट जो करंट का होता है वो बायोट होता है। सीजीएस यूनिट ऑफ करंट क्या होता है बायोट होता है, याद रखिए सीजीएस यूनिट ऑफ करंट बायोट होता है। क्या करके पूछा हुआ है सीजीएस यूनिट जो होता है वो क्या होता है तो बायोट होता है। ठीक इसके बाद हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। चलिए तो पहले इरेज करते हैं और फिर आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है अब चलो इसको इरेज करते हैं। थोड़ा सा बेसिक याद रखें, इस पे बेस बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग करेंगे इसी इतना ही कांसेप्ट से। I इक्वल टू dq by dt और I इंस्टेंटेनियस dq by dt और I एवरेज की बात करें तो जितना चार्ज में चेंज हुआ और उस चेंज में होने में कितना टाइम लगा वो। ये एक स्केलर क्वांटिटी है, यूनिट हो गया एसआई एम्पियर, सीजीएस यूनिट की बात करें तो बायोट हो जाएगा और स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है क्योंकि ये वेक्टर एडिशन के लॉ को ओबे नहीं करता है। वेक्टर एडिशन के लॉ को ओबे नहीं करता है इसलिए स्केलर क्वांटिटी। यानी अगर मान लो यहाँ से 7 एम्पियर का करंट आ रहा है तो ये दो पार्ट में बच जाएगा इधर, ये 3 एम्पियर और ये 4 एम्पियर। आप लोग पढ़े हुए क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ये चार्ज जो होता है कंजर्व होता है तो यहाँ पे वैसे ही करंट अगर 7 आ रहा है तो 3 एम्पियर इधर जाएगा और 4 एम्पियर का चार्ज करंट इधर से। दूसरा बात अगर मान लो क्रॉस सेक्शन है ऐसे है ना, इसके क्रॉस सेक्शन को बढ़ा दिए, अब ये घटा लिए थोड़ा सा और रिड्यूस करो और नेक्स्ट और रिड्यूस कर लेते हैं। यहाँ से अगर I1 करंट हो रहा है, यहाँ पे I2 है, यहाँ पे I3 है और यहाँ पे I4 है, तो क्या होगा I1 जो है I2 और I3 और ये सारा इक्वल। क्यों जैसे हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़े होइएगा कि क्रॉस सेक्शन से जितना वाटर का मास इंटर करता है पर्सन उतना ही वाटर का मास आउट होगा है। Q in पढ़े होइएगा ना Q in इक्वल टू Q आउट, तो यहाँ पे भी I कितना करंट इन कर रहा है उतना ही करंट क्या होगा आउट करेगा। ठीक है तो I in इक्वल टू I फ्लूइड में आप लोग पढ़े। अब इसके डायरेक्शन की बात करते हैं, करंट का डायरेक्शन क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ करंट,
डायरेक्शन ऑफ करंट। तो करंट का डायरेक्शन, अगर कोई चार्ज पॉजिटिव है तो पॉजिटिव चार्ज के फ्लो के डायरेक्शन, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ करंट, अगर पॉजिटिव चार्ज है, चार्ज अगर पॉजिटिव है तो along the direction of flow of positive charge, direction of flow of positive charge, ठीक है। और नेगेटिव चार्ज है ना, नेगेटिव चार्ज तो हम बोलेंगे अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज। ऐसे सिंपल बात करें तो इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या है, नेगेटिव चार्ज। अगर इलेक्ट्रॉन जा रहा है, इलेक्ट्रॉन अगर इधर की तरफ जा रहा है तो हम बोलेंगे करंट का डायरेक्शन इधर हो जाएगा, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रॉन जिधर की तरफ फ्लो होगा उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में हम लोग करंट का डायरेक्शन मानते हैं, ठीक है। अब यहां तक हम लोग पढ़ लिए करंट क्या होता है, करंट के दो टाइप में बता दिए कि एवरेज और इंस्टेंटेनियस क्या होता है, स्केलर वेक्टर बता दिए, उसके यूनिट जान गए, है ना, और डायरेक्शन जान गए। अच्छा, डायमेंशन की बात कर सकते हैं। डायमेंशन क्या होगा, अगर डायमेंशन की बात करें, डायमेंशन ऑफ आई, तो हम लोग पढ़े आई इक्वल टू क्यू बाई टी, क्या होगा, एम्पियर, यही यूज करते हैं। डायरेक्शन में क्या होगा, एम्पियर ही यूज करेंगे, एमएलटी क्यू के लिए क्या यूज करते हैं, ऐसे बात करो, क्यू बाई टी, क्यू के लिए एटी, चार्ज का एटी, टाइम भी एटी कट जाएगा, यही है एम्पियर, क्यू इक्वल टू एटी। चल आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे इस पे बेस्ड एक दो क्वेश्चन करते हैं, है ना, और उससे और कंसेप्ट को अपना क्लियर। तो इस पे बेस्ड एक दो क्वेश्चन कर देते हैं जिससे आपका कंसेप्ट और भी बिल्डअप हो जाए और अच्छे से समझ में आ जाए। फर्स्ट क्वेश्चन एकदम बेसिक सा क्वेश्चन करते हैं, ठीक, एकदम बेसिक सा क्वेश्चन आप कीजिएगा। Find the current through a cross section. Find the current through a cross section if charge equal to charge 10 coulomb flow through it in 5 seconds, 5 सेकंड, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन। फिर आगे भी बढ़ लेवल में, फाइंड द करंट थ्रू अ क्रॉस सेक्शन इफ चार्ज 10 कूलम, चार्ज q, ऐसे में चार्ज 10 कूलम फ्लो थ्रू 5 सेकंड, 10 कूलम का चार्ज फ्लो कर रहा है किसी क्रॉस सेक्शन से 5 सेकंड में, तो उससे बोल रहा है कि कितना करंट फ्लो करेगा। तो अभी बताया कि अगर यहाँ पे I और यहाँ पे Q और D, I इक्वल टू Q बाई D, यहाँ पे सिंपल लगा लेंगे क्योंकि 5 सेकंड दिया हुआ है, तो Q क्या है 10, और इन 5 सेकंड मतलब कौन सी करंट की बात कर रहा है, इन 5 सेकंड जब भी होगा समझ जाइएगा वो एवरेज करंट की बात कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ से 5 कितना आ जाएगा, 2 एम्पीयर आ गया, कितना है 2 एम्पीयर। चलो सेकंड नंबर क्वेश्चन, सेकंड नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा और लेवल बनाते हैं, ठीक है। फाइंड द करंट थ्रू अ कंडक्टर at t equal to 2 seconds if charge q varies as
charge varies as q equal to t square plus 4t plus 2. Find the current through a conductor at t equal to 2 second if charge varies as q equal to t square plus 4t plus 2. अच्छा यहाँ पे दो क्वेश्चन बनाए गए, एक तो हमने लिखा at t equal to 2 सेकेंड मान लो, और इसी क्वेश्चन में एक और बना लेते हैं इन टाइम t equal to 2 सेकेंड। अब दोनों क्वेश्चन जो है दो क्वेश्चन बन गया है। आपको एक चीज सिखाते हैं, जब भी क्वेश्चन में ऐड रहेगा तो समझ जाइएगा वो एक पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे पूछ रहा है, यानी वो आपसे इंस्टेंटेनियस करंट की बात कर रहा है। और अगर टाइम t इक्वल टू इन टाइम t इक्वल टू 2 सेकंड बोल रहा है, मतलब एक समय का ड्यूरेशन बता रहा है, तो वहां पे एवरेज करंट की बात करें। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग t इक्वल टू 2 सेकंड में बात करते हैं। ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस करंट की बात कर रहे हैं। फर्स्ट में आई इंस्टेंटेनियस क्या पढ़े हमने? आई इंस्टेंटेनियस हमने पढ़ा dq by dt। आई इंस्टेंटेनियस क्या पढ़ा हमने? dq by dt। तो इसको आपको डिफरेंशिएट करना है, ये आना चाहिए आपको, d by dt t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 2 t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 2। आई होप आपको डिफरेंशिएशन अच्छे से आता होगा। ठीक है, तो चलो एक बार इसको थोड़ा सा हम इलैबोरेट कर देते हैं अच्छे से, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन भूल गए होइएगा, तो चलिए थोड़ा सा हम और अच्छे से बताइए। डायरेक्टली हम इसको लिख सकते थे, बट तो दैट मीन जैसे t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t x टू द पावर n वाला फार्मूला nx n माइनस 1, 4 कांस्टेंट है, dt बाय dt क्या होता है 1, और ये कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, तो 2t प्लस 4 है। और हमको ये तो dq i इंस्टेंटेनियस, लेकिन हमको टाइम दिया हुआ है, तो हम i इंस्टेंटेनियस कितने पे निकाले? i इंस्टेंटेनियस t इक्वल टू 2 सेकंड में बात करते हैं, तो यहाँ पे टाइम की जगह 2 पुट कर दीजिए, कितना आ जाएगा 8 एम्पीयर आ गया, 8 एम्पीयर। ठीक है, कितने आ गए 8 एम्पीयर आया। कौन सा करंट आया है? इंस्टेंटेनियस करंट आया। ठीक है, अब एवरेज करंट की बात करते हैं। इन टाइम 2 सेकंड का मतलब 0 से लेके 2 सेकंड तक की बात कर रहा है, तो एवरेज करंट की बात करते हैं। ठीक है, तो एवरेज करंट के लिए सबसे पहले आई एवरेज क्या लिखेंगे? आई एवरेज डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। तो चार्ज, तो यहाँ पे हम चार्ज निकालेंगे कितने पे? पहले तो चार्ज t इक्वल टू 2 सेकंड में कितना है, और फाइनल और चार्ज 0 सेकंड में कितना है, और इसमें जो टाइम का इंटरवल लगा फाइनल माइनस इनिशियल, t फाइनल माइनस t इनिशियल, ये कर सकते हो। तो 2 सेकंड पे चार्ज कितना है? अब इसमें 2 सेकंड पे चार्ज निकाल, q अगर ऊपर वाला इरेज करके देखते हैं, q अगर 2 सेकंड पे बात करें, q 2 सेकंड पे कितना है, तो इसमें 2 पुट करो, ये वाला चार्ज हो गया 2 का स्क्वायर प्लस 4 into 2 plus 2, 2 का स्क्वायर प्लस 4 into 2 plus 2, 4 plus 8 plus 2, 4 2 जा 4 और 4 2 जा 8 plus 2, 14 आया, 14 कूलम। और t इक्वल टू 0 पे कितना है? t इक्वल टू 0 पे अगर यहाँ पे t 0 पुट कीजिएगा, कहाँ है यहाँ पे t 0, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 आ जाएगा, यानी 2 कूलम का चार्ज है। बस इसमें रख दो, आंसर आ गया। फाइनल आया 14 और यहाँ पे आया है 2 कूलम, तो फाइनल 2 सेकंड पे 14 और 2 आया 0 पे, और यहाँ पे टाइम इंटरवल इतना, यानी 12/2 यानी 6 एम्पीयर एवरेज करंट। ठीक है, एवरेज करंट कितना हो गया 6 एम्पीयर। और इंस्टेंटेनियस करंट t इक्वल टू 2 सेकंड में कितना था? यहाँ पे 8 एम्पीयर। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन था। अब तीसरा क्वेश्चन हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं, पहले देख लीजिए, इसमें कोई समझने में प्रॉब्लम हो तो बताइए, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और इसी टाइप का क्वेश्चन देखते हैं।
अगर किसी क्वेश्चन में डाउट हो, नहीं समझ में आया तो आप कमेंट में बता सकते हो या पूछ सकते हो डायरेक्टली। चलिए अब थोड़ा सा और आगे की तरफ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें। पहला सिंपल क्वेश्चन किए, दूसरा में हम लोग इंस्टेंटेनियस और एवरेज की बात की, जिसमें क्या था कि एक फंक्शन दिया हुआ था चार्ज का, उसको हम लोग डिफरेंशिएट करके इंस्टेंटेनियस और एवरेज, पहला तो सिंपल था, उसमें कांस्टेंट वेरिएबल है। फाइंड द करंट थ्रू अ कंडक्टर, करंट थ्रू अ कंडक्टर, और कंडक्टर एक रॉड है, if rod having linear charge density, linear charge density, linear charge density lambda per second या सेंटीमीटर इनवर्स भी लिख सकते हैं। फाइंड द करंट थ्रू अ कंडक्टर इफ रॉड हैविंग लिनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा सेंटीमीटर, मतलब यूनिट लेंथ में कितना इसका चार्ज है वो लैम्डा है। मूविंग विद वेलोसिटी, मूविंग विद वेलोसिटी, ठीक है, ऐसे समझ लो एक रॉड है, ठीक है, और जिसका लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, मतलब ये है कि इसके यूनिट लेंथ में जो चार्ज है वो क्या है, लैम्डा है, ठीक है। चलो पहले समझ लो कि if find the current through a conductor if rod having linear charge density lambda per centimeter moving with velocity, एक रॉड है जो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, तो इसके मूव करने से कितना करंट का फ्लो होगा, ठीक, ये फाइंड करना है। तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले किसी, देखो ये रॉड मूव कर रहा है, मतलब इसका चार्ज मूव कर रहा है, जो भी इसका चार्ज है, तो चार्ज मूव करने से करंट फ्लो करेगा। तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, किसी पार्टिकुलर सेक्शन पे जाके, एक छोटे से सेक्शन पे जाके, यहां मान लो एक छोटा सा सेक्शन ले रहे हैं dx, ठीक है, और इस dx लेंथ में जो चार्ज होगा, टोटल चार्ज तो क्यों, तो dx सेक्शन का छोटा सा चार्ज, इसको dq लेंगे, तो ये छोटा सा चार्ज dq कितना होगा, I तो हमारा होगा dq/dt, लेकिन ये dq कितना होगा, ये dq कितना होगा, ये फाइंड करना। अगर dq फाइंड कर लिए तो आपका क्वेश्चन बन गया, dq कितना बता सकते हैं। तो dq कैसे फाइंड करेंगे, देखो यूनिट लेंथ का चार्ज कितना है, लैम्डा, यूनिट लेंथ का चार्ज कितना है, लैम्डा, तो dx लेंथ का चार्ज कितना होगा, लैम्डा इनटू dx, जो हमारा dq है उसमें क्या, उसका लेंथ कितना है, q लेंथ में, मतलब जो इसका यूनिट लेंथ का चार्ज है वो लैम्डा दिया हुआ है, तो dx लेंथ में कितना चार्ज होगा, लैम्डा इनटू dx हो जाएगा, dx लेंथ का चार्ज कितना होगा, लैम्डा इनटू dx, रख दीजिए आप q की जगह रख दो लैम्डा इनटू dx बाय dt। अच्छा आप लोग जानते हैं dx बाय dt क्या होता है, dx बाय dt को तो वेलोसिटी बोलते हैं, तो I इक्वल टू लैम्डा इनटू I इक्वल टू लैम्डा इनटू v, ठीक है, हो गया, बन गया क्वेश्चन, I इक्वल टू लैम्डा इनटू, इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी दिया हुआ था क्वेश्चन में, ठीक है, और यहां से अपने को करंट फाइंड करने को बोला था, I इक्वल टू लैम्डा इनटू। अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं और थोड़ा सा देखते हैं, थोड़ा सा और बढ़ाते हैं इसको, क्या बोलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, ठीक है। फाइंड द करंट थ्रू अ कंडक्टर, कंडक्टर की जगह यहाँ पे सिलेंडर है ना, और अब ये चेंज करते हैं, ठीक है, एक इसी पे बेस्ड है, इसी थोड़ा सा चेंज करते हैं। फाइंड द करंट थ्रू अ सिलेंडर हैविंग, लीनियर की जगह आ जाएगा
सरफेस चार्ज डेंसिटी, हैविंग सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी यहाँ पे सिग्मा सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर, मूविंग विथ वेलोसिटी। तो यहाँ पे हम लोग जो पहले लिए थे वो एक रॉड था, अभी क्या है, एक सिलेंडर है, और ये सिलेंडर भी वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, और इसका जो एरिया है वहां पे लीनियर चार्ज डेंसिटी यानी उसके लेंथ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, अभी यहाँ पे इसके एरिया पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये सिग्मा, और इसका टोटल चार्ज आप लोग फाइंड कर सकते हैं, अगर थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो आपसे भी बन सकता है ना। और रॉड के रेडियस को कुछ मान, रॉड का रेडियस को क्या माने, v मान, रॉड के रेडियस को क्या मानते हैं, सॉरी v नहीं r मानते हैं, रॉड के रेडियस को r मानते हैं, v वेलोसिटी से मूव करता है, ठीक है। वैसे ही बनेगा जैसे पहले वाले क्वेश्चन में हम लोग बनाए थे कि लीनियर चार्ज डेंसिटी के लिए, वैसे ही यहाँ एरियल चार्ज डेंसिटी के लिए बात करेंगे, है ना। यहाँ भी आएंगे, एक छोटा सा स्ट्रिप लेंगे, है, ये छोटा सा स्ट्रिप जो होगा वो वहाँ पे स्ट्रिप लेंगे, यहाँ पे क्या लेना होगा, इस स्ट्रिप पे ये एरिया लेना होगा, और इसका जो चार्ज होगा वो कितना होगा, dq होगा, ठीक है। अब इस छोटे से चार्ज का एरिया कितना होगा ये बता लीजिए, आंसर आ जाएगा। यूनिट एरिया में कितना चार्ज है, सिग्मा, यूनिट एरिया का कितना चार्ज है, सिग्मा, तो dq कितना हो जाएगा, सिग्मा इनटू d, जैसे उसमें क्या किए थे, लैम्डा इनटू dx किए थे, है ना, लीनियर चार्ज डेंसिटी था, यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी है तो सिग्मा इनटू da करोगे, अच्छा सिग्मा तो सिग्मा, da कितना हो जाएगा, तो 2 पाई r इसका रेडियस, और इसका जो थिकनेस होगा वो dx, जैसे अब इसके एरिया समझने में अगर दिक्कत हो, अगर मान लो ये खोल दोगे, ये रिंग जो कटेगा इसको ओपन करेंगे तो इसका जो सरकमफ्रेंस तो 2 पाई r होगा, और ये जो थिकनेस है वो dx है, यहाँ जो ये वाला चीजें हैं यहाँ से यहाँ तक वो dx है, तो dx एरिया कितना हो गया, 2 पाई r इनटू dx, ये dq आ गया, तो I कितना हो जाएगा, यहाँ भी इंस्टेंटेनियस करंट की बात करेंगे, I इक्वल टू dq बाय dt, ठीक है, मतलब पर्टिकुलर टाइम में कितना करंट फ्लो कर रहा है, dq बाय dt, dq वो क्या लिखोगे, सिग्मा इनटू 2 पाई r इनटू dx बाय dt, ठीक है, सिग्मा इनटू 2 पाई r इनटू dx बाय dt, और dx बाय dt को फिर से क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी लिख सकते हो, तो सिग्मा इनटू 2 पाई r, और इसको ये आपका आंसर है। चलो कोई दिक्कत हो तो बोलिएगा, कोई दिक्कत हो तो बोलिएगा, है ना। इसके बाद फिर हम लोग सर्कुलर वाले में बढ़ते हैं आगे, ठीक है। तो सबसे पहले ये देख लीजिए, इसमें कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, ठीक है। ये सब चीजें थोड़ा सा पहले से पता होना चाहिए कि लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है, एरियल चार्ज डेंसिटी क्या होता है ना। वहां पे आप लोग रोटेशनल मोशन में पढ़िएगा तो वहां पे लीनियर मास डेंसिटी बात किया होगा, एरियल मास डेंसिटी, है ना, मास पर यूनिट लेंथ क्या है, मास पर यूनिट एरिया क्या है, ये सब तो यहाँ पे चार्ज की बात कर रहे हैं। आगे की तरफ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग देखते हैं क्या, ठीक है। अभी तक हम लोग रॉड को मूव करा है, सिलेंडर को मूव करा, अच्छे क्वेश्चन बन जाएंगे, है ना। तो सिंपल क्वेश्चन से आगे की तरफ बढ़ना है, ठीक है। अब आपको देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग बनाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है कि मान लो एक सर्कल है, फाइंड करंट, ऐसे लिखो, इफ चार्ज q moving in a circle of radius r, find current, ठीक है। मान लो एक चार्ज q है,
और ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है जिसका रेडियस r है, और यहाँ पे एक चार्ज q, एक चार्ज q स्मॉल q भी, एक चार्ज q मूविंग इन ए सर्कल ऑफ रेडियस r, फाइंड करें इस चार्ज के मूव करने से सर्कुलर पाथ में कितना करंट फ्लो करेगा। जब भी चार्ज का मूवमेंट होगा करंट फ्लो करेगा, लेकिन डायरेक्शनल होना चाहिए, किस डायरेक्शन में फ्लो करता है अभी सब चीज बात की। आप इस चार्ज के मूव करने से कितना करंट फ्लो करेगा फाइंड के आप लोग बताएंगे, ठीक है। आप लोग बात करेंगे इस चार्ज के मूव करने से इस सर्कुलर पाथ में कितना करंट प्रोड्यूस होगा, ठीक है। चलो हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे जो टोटल चार्ज मूव कर रहा है वो कितना है, क्यू है, ठीक है। टोटल चार्ज जो मूव कर रहा है वो कितना है, क्यू है। तो I इक्वल टू क्यू बाई टी पढ़ा हमने, I इक्वल टू क्यू बाई टी। तो चार्ज जो फ्लो कर रहा है वो तो क्यू ही है, और इसको एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगेगा, तो 2 पाई आर बाय इसका वेलोसिटी दिया हुआ है v, रख दीजिए। टाइम कितना लगेगा, डिस्टेंस बाय वेलोसिटी, तो डिस्टेंस कितना है 2 पाई r और वेलोसिटी कितना है v, तो यहाँ रख दीजिए। तो अगर ये वाला यहाँ पे आ जाएगा तो कितना हो जाएगा qv बाय 2 पाई r, qv बाय 2 पाई r, लिख सकते हो। अच्छा मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन होता है ना, अगर ये चार्ज इलेक्ट्रॉन होता तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं I इक्वल टू q की जगह e, q की जगह e लिख सकते हैं। तो I इक्वल टू क्या मिला ev बाय, आपका आंसर यही आ गया, बट हम थोड़ा सा और भी बता रहे हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन लिखता है इसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहा है इसे, तो यहाँ पे लिखते हैं। अच्छा अगर ये इस क्वेश्चन में ये भी बोलते हैं कि ओमेगा से घूम रहा है, ये जो घूम रहा है सर्कुलर पाथ में उसका एंगुलर वेलोसिटी भी दिया हो, ओमेगा दिया हो, तो क्या लगेगा, तो एंगुलर वेलोसिटी को और लीनियर वेलोसिटी में आप लोग रिलेशन जानते हैं v इक्वल टू r ओमेगा, रख दीजिए e, v के जगह क्या लिख सकते हो r ओमेगा बाय 2 पाई r, कट जाएगा तो e r बाय 2 पाई r, तो गड़बड़ किया, हां ओमेगा नहीं कटेगा r कटेगा, तो कितना हो जाएगा e ओमेगा बाय 2 पाई r, 2 पाई r। अच्छा अगर फ्रीक्वेंसी दिया हो क्वेश्चन में तो ओमेगा इक्वल टू 2 पाई f, 2 पाई f बाय 2 पाई कट के e। तो ये डिपेंड करेगा कि आपके क्वेश्चन में क्या दिया है, फ्रीक्वेंसी दिया है, एंगुलर वेलोसिटी दिया है, लीनियर वेलोसिटी दिया है, उसके अकॉर्डिंग एक ही क्वेश्चन में बहुत कुछ बताती है, ठीक है। एक ही क्वेश्चन में बहुत चीजें बात कर लिए। I इक्वल टू qv बाय 2 पाई r, यहां से अगर इलेक्ट्रॉन दिया है तो e रख देंगे, अगर v एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा दिया है तो r ओमेगा रख देंगे। अब यहां से r कट के e ओमेगा बाय 2 पाई, अगर एंगुलर फ्रीक्वेंसी आपके क्वेश्चन में दिया हो तो 2 पाई f रख दो, यहां से 2 पाई से 2 पाई कट के ef आ जाएगा, ठीक है। और भी इसको बना सकते हो। अभी तक क्या मूव कर रहा था इस रिंग में, एक चार्ज मूव करा रहे थे, उस चार्ज के मूवमेंट के कारण कितना करंट फ्लो हुआ वो हमने निकाला। अब मान लो कि हमारे पास एक रिंग है, ठीक है, और उस रिंग का टोटल चार्ज दिया हुआ है और वो रिंग मूव कर रहा है, वो रिंग मूव कर रहा है, तो उस रिंग के मूवमेंट के कारण कितना चार्ज फ्लो होगा, ये भी तो क्वेश्चन बन सकता है। कि मान लो क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को करंट फाइंड करना है, ऐसा ही कुछ क्वेश्चन है, फाइंड करंट, सिंपल लिख दे फाइंड करंट, ठीक है। और ये जो रिंग है, ये जो रिंग है इसका जो यहाँ पे चार्ज, टोटल चार्ज q यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, टोटल चार्ज q जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और ये लैम्डा दिया हुआ है, लीनियर चार्ज है, मान लो लैम्डा दिया हुआ है, लीनियर चार्ज है लैम्डा, और ये जो रिंग है वो घूम रहा है, इसका एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, ये रिंग घूम रहा है, इस रिंग के घूमने से कितना करंट प्रोड्यूस होगा ये फाइंड करना है, फाइंड कीजिए, फाइंड कीजिए रिंग के घूमने से कितना चार्ज फ्लो करेगा, ठीक है। फिर से रिंग के घूमने से कितना चार्ज फ्लो करेगा ये निकालना, ठीक है। अच्छा हम बात करें किसी पर्टिकुलर टाइम में यहां से इस क्रॉस सेक्शन से ये नेगेटिव चार्ज फ्लो कर रहा है, किसी पार्टिकुलर ये चार्ज टोटल चार्ज किसी पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे यहां से कितना चार्ज
फ्लो कर रहा होगा dq चार्ज। चलो एक एक करके देखते हैं, एक एक करके देखते हैं। तो अगर इस पार्टिकुलर टाइम में dq चार्ज फ्लो कर रहा है तो उसके कारण I कितना हो जाएगा dq by dt। I कितना हो जाएगा dq by dt। अच्छा ये q कितना होगा, ये dq फाइंड कर लो, काम खत्म। ठीक है, dq आप लोग फाइंड कीजिए। dq कितना होगा, क्वेश्चन में इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा दिया हुआ है, तो dq क्या हो जाएगा, छोटा सा सेक्शन काट लेंगे, लैम्डा इनटू dx by dt। और ये लैम्डा को क्या लिख सकते हो, dx by dt को फिर से, है ना, dx by dt लैम्डा इनटू v, लैम्डा इनटू v, dx by dt को लैम्डा इनटू v लिख सकते हैं। लेकिन लैम्डा क्या है क्वेश्चन में, लैम्डा क्या है, लैम्डा है q by 2 pi r। लैम्डा क्या है q by 2 pi r, है ना। और वेलोसिटी कितना है v, लेकिन वेलोसिटी यहाँ v नहीं दिया है, हमारे क्वेश्चन में क्या दिया है ओमेगा दिया है, तो v को हम क्या लिख सकते हैं q by 2 pi r, और v को फिर से r ओमेगा लिख दो, ये क्वेश्चन कट जाएगा, q ओमेगा by, इसका आंसर आ गया q ओमेगा by। तो हम लोग 6 क्वेश्चन किए इस पे लिस्ट। ठीक है, सबसे पहले हम लोग जाने करंट क्या होता है ना। फ्लो, फ्लो मतलब क्या होता है, चार्ज का फ्लो क्या कहलाता है करंट, वाटर का फ्लो क्या कहलाता है वाटर मतलब फ्लो करना, करंट मतलब फ्लो, फ्लो करना। वाटर का करंट वाटर फ्लो, वाटर करंट, एयर फ्लो एयर करंट, चार्ज का फ्लो करंट। ठीक है, इसके बाद दो बात की एवरेज और इंस्टेंटेनियस की बात की है। एवरेज में हम लोग पढ़े डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, और इंस्टेंटेनियस में बात की हम लोग डी क्यू बाई डी टी। फिर उसके स्लोप से क्यू बाई टी का स्लोप जो है वो भी अपने को क्या बताता है करंट बताता है। ठीक है, अच्छा एक स्लोप पे बेस्ड क्वेश्चन कर लेते हैं और उसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन करंट पे बेस्ड करते हैं, या स्लोप पे बेस्ड, स्लोप पे क्वेश्चन नहीं किया। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन हम लोग स्लोप बेस्ड कर लेते हैं, q बाय टी का। क्वेश्चन नंबर 7, मान लो ये टाइम ग्राफ है और इधर चार्ज है और एक दो है, ये I1 है, ये I2, ये वाला एंगल 30 है और ये वाला भी 30 है। ठीक है, I1 I2 फाइंड I1 by I2। ठीक है, आपको रेशियो निकालना है I1 by I2। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं हम लोग, स्लोप जानते हैं, स्लोप क्या होता है tan थीटा होता है, स्लोप क्या होता है tan थीटा पढ़े थे। तो अगर हम इसकी बात करें, और एक बात और याद है, एंगल हमेशा किससे लेते हैं x एक्सिस से। तो I1 के लिए अगर बात करें तो tan थीटा, तो यहां पे तो tan 30 रख दो, और tan 30 कितना होता है 1/√3 I1 आ जाएगा। और I2 के लिए किसकी बात करें, तो I2 के लिए इस एक्सिस से एंगल कितना हो जाएगा, ये 30 है, तो यहां से ये वाला एंगल 60 डिग्री होगा, तो tan 60 डिग्री हो जाएगा, tan 60 होता है √3, तो I1 by I2 कितना आ जाएगा 1/√3, अब बाय में √3, तो 1/√3 और √3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 1/3 I1 by I2। ठीक है, तो इसके साथ आज का क्लास यहीं पे एंड करते हैं, फिर आगे नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।